कि सबसे पहले इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास होती क्या है। सो तो पढ़ाए थे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने क्या कौन सा किताब लिखे थे, हिस्टोरिका नामक बुक लिखे। उस हिस्टोरिका के आधार पर उनको हेरोडोटस ने उनको बताया कि इतिहास क्या होता है। तो सबसे पहले कहा कि इतिहास एक क्या है, वैज्ञानिक विषय है जो क्या करता है कि आलोचनात्मक लक्षण, आलोचनात्मक मतलब होता है कि इसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वाद विवाद करके उसके अलग अलग निष्कर्ष को हम निकाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्ययन को जितना हम खोज करेंगे उतना से उतना ज़्यादा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग भाग। यही है मुख्य रूप से। उसके बाद दूसरा वाला में देखें कि इतिहास एक मानवीय विद्या है जो मानवीय क्रियाकलाप के आधार पर था। कहा दूसरा कहा कि जो मानव कार्य करती है उस मानवीय क्रियाकलाप के स्वरूप में या मानवीय स्वरूप को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, किसको, इतिहास को देखते हैं। उसके बाद दूसरा में देखे थे कि इतिहास एक संगत विद्या है, तथ्य पे आधारित है। तो कहा है इतिहास तर्क संगत विद्या है, मतलब कि ऐसी आप कुछ उलूल जुलूल बातें बोल दीजिए तो वो इतिहास नहीं है। इतिहास मतलब तर्क संगत, उसमें कोई तर्क होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए कि इस किस आधार पे आप बोल रहे हैं, और जो इतिहास की तथ्य प्रस्तुत करती है वो तथ्य प्रमाण हो तभी वो इतिहास कहलाए। ये बात कर दिया, इतना इतिहास साबित करने के लिए बात कही। कहा कि अब आगे इतिहास के महत्व के स्वरूप में क्या है, तो इतिहास के महत्व में कहा कि ये एक क्या है, अतीत से भविष्य का निर्माण, मतलब कि जो हम अतीत में गलतियां किए हैं उस गलतियों से क्या करता है, एक मौका देता है फिर से सीखने के लिए, जिससे कि हम क्या करें, वर्तमान को सुधार सके और एक सुनहरा और एक क्या, एक सुनहरा भविष्य की या एक निश्चित या एक क्या कर सकते, सुरक्षित भविष्य का हम निर्माण कर सके। यही हमारा क्या है, इतिहास है। इस स्वरूप में देख लिए। उसके बाद देखे थे कि इतिहास क्या है। तो यही कहे इतिहास एक अंतर्गत क्या है, कला कर्मानुसार, मतलब क्रमबद्ध है। यहाँ नहीं कि एक के बाद यहाँ से है ना, शुरू से अतीत से लेकर के वर्तमान तक के, तो एक काल क्रम अनुसार में एक क्रमबद्ध ज्ञान है। उसी को इतिहास, जो घटना घटित हुई है उसी घटना को क्या करती है, व्याख्यित और अतीत से भविष्य की ओर के ओर निर्माण करती है, वही कहलाता है क्या, इतिहास। उसके बाद सेकेंड में देखे थे कि इतिहास का महत्व क्या है। तो इतिहास क्या है, कि ज्ञान है कि मनुष्य को क्या कर दे, कि अतीत से वर्तमान का निर्माण करने में सहायक होती है। उसके बाद इतिहास का उद्देश्य क्या है, कि इतिहास पढ़ना चाहिए। तो इतिहास के उद्देश्य में हम देखे थे कि इतिहास क्या है, भूतकाल के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इसमें एक भी लेक्चर नहीं छोड़िएगा, समझ गए। हर एक लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं से एक छोड़िएगा बहुत मिस हो जाएगा, क्योंकि पहले ये क्रमबद्ध जुड़ा हुआ है। जहाँ बीच में गैप होगा आगे वाला में स्टोरी समझ में ना आएगा, समझ गए। इसीलिए जो अगर यहाँ नहीं आ पाया, किसी को काम आ गया तो यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा बेनिफिट नहीं है, फ्री में अपलोड है, पैसा ना मिल रहा है हमको ना, वैसे आप ही के लिए उस पर डाला गया है, उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस पर जाके देख लीजिएगा, चाहे जहीं पे मिस्टेक हो उसी चीज़ को फिर से डाला जा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, भूतकाल के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचय देता है। इतना तक के देख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग देखें कि प्राचीन भारत के इतिहास के समय में कि इसको बांटा गया था, उसका पूरा चैप्टर को हम देखें कि इतिहास में क्या है, प्रागैतिहासिक काल देखें। प्रागैतिक काल हम प्राचीन इतिहास आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ गए हैं कि इतिहास आखिर होती क्या है, इतिहास है क्या, ये सब पूरी चीज़ों को। तो अब वही चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे क्या चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले, अब उसके बाद बताए थे कि भारत का इतिहास 3 तरह से होती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास।
इस प्राचीन इतिहास में हम देखे थे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसी काल को कहा जाता है जिसमें क्या हो कि जिसमें विभिन्न क्या हो रहा है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, जिसमें सिर्फ पुरातत्व के आधार पर, पुरातत्व मतलब होता है कि खोज करके आप उसमें पढ़ेंगे, दो तरह से होते हैं, एक लंबवत एक क्षैतिज होती है। तो उस सब आगे पूरा हम हर एक शब्द डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे। तो जो पुरातत्वी मतलब भूमि से नीचे खोज करके जो अवशेष से पता चला है इतिहास, वो सिर्फ क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाती है। जैसे में पाषाण काल, सब पाषाण काल वाला में चल जाएंगे कि वहीं पे अब आग का आविष्कार यह सब होगा नवपाषाण काल में, तो उस सब अभी वहाँ पे अब आग से पहले पाषाण काल आ जाएगी पूरा पीछे, उसके बाद जा कर के अब जब मानवीय उत्पत्ति होगी तब आग ये सब का प्रचलन, उससे पहले के काल में हम चलेंगे, वही कहा जाता है जैसे कि पाषाण काल। सेकेंड वाला में चले जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को कहा जाता है वैसा काल जिसका क्या है, लिखित साक्ष्य हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सके। तो लिखित साक्ष्य कहने का मतलब कि पहले से लिखी हुई है, इधर ट्रांसलेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, रे गधा यहाँ समझो ना भाई, उतना कॉमन तो होना चाहिए, किसी को भी करे जो सवाल मारते रहता है, हंस के छोड़ देते हैं भाई, उतना आपके पास कॉमन सेंस ना है, एक हद हो जाता है लेवल का भी, उतना आप यहाँ करेंगे टेक्निकल नहीं तो ट्रांसलेट, सब कुछ आपको लगता है मशीनें हैं, मशीनों को इंसाने बना, AI सिस्टम आ गया, GPT सिस्टम, आप पढ़ाएंगे आपको आगे चलकर। अब बीच बीच में मुद्दा आप दीजिएगा एक, उसमें हम पूरा व्याख्यापूर्ण पढ़ाएंगे, जो टॉपिक चल रहा है कभी कभी रखेंगे। तो AI और हम GPT का सिस्टम को पढ़ाएंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है कि डायरेक्ट आपको जैसे मस्तिष्क काम कर रहा है ना, वैसे वो डायरेक्ट आपको देख के काम करे, तो उसका भी फंक्शन पढ़ाएंगे पूरा। तो अब जो भी मशीनीकरण आए, तो डायरेक्टर ने कहा कि जैसे लिखी गई लिपि है, लेकिन उसको क्या हुआ है कि अभी तक के पढ़ा नहीं गया। जैसे कि चीन के भाषा के एग्जाम्पल दिए थे कि चीन की भाषा क्या है, पत्ती की तरह होती है, हमको मालूम भी नहीं है, इस तरह से लिख दिए। अब वहाँ पर कुछ होता होगा इसका मीनिंग, हमको तो मालूम ही नहीं ना मालूम। तो अब यहाँ पे हमारा ट्रांसलेटर है कि मशीनी आ गई है, और वो मशीनी क्यों आ गई कि वैश्विक संबंध का जुड़ाव हो गया है, विश्व सब जुड़ा, उसका टेक्नोलॉजी यहाँ आया तब ना। अगर वैश्विक संबंध जुड़ाव नहीं होता तो हम नहीं ना जानते। PK फिल्म देखे हैं, तो PK फिल्म में कहता है ना कि अरे आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बोला ना कि कपड़ा, तो कहा कि कपड़ा तो हम लोग पहनते नहीं, अजीब नहीं लगता, कहा कि सब वैसा ही है तो क्या अजीब, कौआ को टाइप पहना दिया जाए तब ना अजीब लगेगा। तो अगर सब आदमी हम वैसा ही रह तो क्या अजीब। सेकेंड बार बोलता है कि तब बातें कैसे करते हैं, कम्युनिकेट, तो कहा कि हम लोगों को कम्युनिकेट क्या करना है, हम लोग सिर्फ हाथ पकड़ के दिमाग को जान जाते। इतना विकसित हो भी सकता है आदमी, हमको नहीं ना मालूम है, हम इस गोला पर है तो इतना तेज समझ रहे हैं, दूसरा वाला हमसे भी तेज हो सकता है। तो कहा ना कि हमारे यहाँ तक कम्युनिकेट करना क्या है, कहा कि कम्युनिकेट क्या है, भाषा। कहता है ना कि कोई हमको भाषा चाहिए था जिससे हम लोगों को समझ सके। तो कहा ना कि तुम भोजपुरी कैसे सीखे, तो कहा भोजपुरी तो कम्युनिकेट है कि हम अपने बातों को रख सके, जो एक महिला से हम सीख ली। तो यहाँ भाषा को न सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं कि अंग्रेजी आ रहा है तो सर्वश्रेष्ठ है, उसका दूसरा भाषा आ रहा है तो फ्रांस आ रहा है तो सर्वश्रेष्ठ, हमारा भारत की संस्कृति हिंदी आ रहा है तो हम बुर्बक है, मूर्ख है। कहा ना कि भाषा कम्युनिकेट की माध्यम है, तो कहा कि आप भाषा को कैसे करते, तो कहा कि हमारे यहाँ भाषा का कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो डायरेक्ट हाथ पकड़ते हैं और पता चल जाता है कि उसका दिमाग क्या कर रहा है, झूठ का कोई प्रोसेस ही नहीं, हमारे गोला पर कोई झूठ नहीं बोलता वो कहता है ना, तो कम्युनिकेट माध्यम हुई ना उसको, तो वही ना करे कि अभी तक के हमको पता नहीं चला है इस भाषा को। अगर अंतरिक्ष की खोज हो रही है या कोई उपकरण, नया उपकरण खोज हो रहा है, नई उपकरण की खोज हो जाए, मशीनीकरण की खोज है, विदेश ऊपर खोज हो जाए, एलियन की खोज है, बाद में भाषा को पढ़ सके, लिपि को हमको पता चल जाएगा अवशेष से, चलेगी ना पता। यही बात कहना चाह रहे हैं। तो कैसे हो जाए, तो ना क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ना एक स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए। आप ग्रेजुएट कर रहे हैं भाई, ग्रेजुएशन का मस्तिष्क होना चाहिए, सवाल कर रहे हैं, एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, एक सिस्टम को समझना भी चाहिए कैसे फॉर्मेट आ रहा है, माइंड से ही पता चल जाता है। क्वेश्चन लेवल हम कभी भी पढ़ने पर कभी नहीं, हम क्वेश्चन से आदमी को पकड़ा जाता है कि उसके अंदर नॉलेज कितना है, कितना परफॉर्मेंस में है, किसका रिजल्ट बनने वाला है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, बोलने का तरीका ही समझ में आ जाता है।
कि अंडरस्टैंडिंग मतलब नॉलेज कितना एकत्रित हो गया, कितना अब ये कि कल ले देखा है आए हवा हवाई उड़ रहा, आई रात में सर्च करके आया है सिस्टम पर, उतने चीज़ को बोल रहा। क्या कहे थे ऐतिहासिक काल? ऐतिहासिक काल ऐसी काल को कहा जाता है जिसमें क्या हो कि लिखित साक्ष्य, इतिहास तीन तरह से बता देती है कि इतिहास क्या है। कौन तीन? एक आपको पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्य और तीसरा इतिहासक, यही है। दूसरा बार एक कहा कि एक पुरातत्व मिला, एक साहित्य मिला, और तीसरा जो साहित्य मिली है लिपि उसको पढ़ा भी जा सका, उसी को कहा गया ऐतिहासिक काल। जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये देख लिए थे हम, इतना ही ना देखे थे, पूरा इतना टर्म को देख लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे कौन सा, तब उसके बाद तीनों में देख लिए थे, तो अब हमारा चालू क्या हो गया? प्राचीन भारत का इतिहास, कहीं ना चालू हुआ। तब प्राचीन भारत के इतिहास को पता करने के लिए हमको पहले ही पता चल गया है कि हम क्या कर सकते हैं, 3 स्रोतों से पता कर सकते हैं, यही ना है। तो अब लिखिएगा टॉपिक। किसी को दिक्कत नहीं ना होता है कहीं पे समझने, चाहे कोई दिक्कत कुछ होगा पूछ लीजिएगा ना। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास एक पुरातात्विक स्रोत से, एक साहित्यिक स्रोत से, और विदेशी यात्रियों के विवरण से पता। इतना से आपको पता चलता है, किससे? पुरातात्विक स्रोत से। कहते हैं ना कि अब सिर्फ जान रहे थे पुरातात्विक स्रोत होता क्या, तो हम पहले कह दिए थे कि कोई उत्तेजित नहीं होइएगा, जब हम खत्म कर दें तब सवाल, समझ गए? मतलब जितना आपके दिमाग में ना है ना, उससे ज़्यादा हम बताएंगे, तो आपको भी लगेगा कि नया चीज़ लगा रहा है ना। वही बात है कि पहले शांति से बैठे रहिएगा। पुरातात्विक स्रोत में चले जाएंगे तो कौन है? अभिलेख, अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद अभिलेख होती है, जो बनाया गया था ना राजाओं के वंश में ना, बनाई गई थी अभिलेख, जैसे अशोक का अभिलेख है, उससे पता अशोक क्या क्या उस अभिलेख पे राजाएं बनवाते थे, और उस पर लिखा जाता था उस अभिलेख पे पूरा कि क्या कला की। जैसे कि अभी रोड भवन ना बनता है, तो जो शिलान्यास किया ना उस, हाँ, यहाँ पे देखेंगे अभिलेख। उसके बाद स्मारक एवं भवन, सिक्का, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरे, इतना से पता चलता है क्या? पुरातात्विक स्रोत। जैसे किसी अभिलेख निकलेगा उससे पता चलेगा, स्मारक भवन पुरानी वाला है उससे पता चलेगा। फिर सिक्का होता था, उस सिक्का पे क्या होता, राजा अपना लिखाते थे ना नाम, उस पर लिखा देता, ईस्वी काल लिखा रहता था, तो उस सिक्का से पता चल जाता है कौन सा काल का, या राजा अपना फोटो उस पर लगाते थे अथी। तो उसके बाद मूर्तियाँ, जो उस समय में कलाकृति मूर्ति बनाई गई थी। उसके बाद है चित्रकला से, उसके बाद है मुहर जो होता था, उस मुहरे से पता चलती। उसके बाद अब देखेंगे साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में देख लेंगे साहित्यिक स्रोत में होता है 2 गो, एक होता है धार्मिक साहित्य,
लौकिक साहित्य। पहला होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दो तरह से होते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य है, वो भी मतलब ब्राह्मण साहित्य एक ब्राह्मण साहित्य के बाद धर्म आएगा। तो ब्राह्मण के बाद धर्म, जो ब्राह्मण कर्मकांड के बाद कौन सा धर्म आ जाता है, तो बौद्ध और जैन आती है ना। तो अब दोनों का साहित्य से आपसे पता चलेगा ना। तो यही ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मण का बाद साहित्य से पता चल गया हमको दो तरह से। कौन कौन दो तरह से पता चल जाएगा? बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, दूसरा हो जाएगा आपका जैन साहित्य। वास्तविक स्वरूप में हम लोग देख लिए तो क्या क्या देखे? प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्यिक स्रोत क्या क्या से पता चलता है? पुरातात्विक स्रोत से, साहित्यिक स्रोत से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। उसमें देखा जाता है कि अभिलेख, स्मारक, पुरातात्विक स्रोत से अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला और मुहूर्त। साहित्यिक स्रोत से पता चल जाता है आपका धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब हम लोग सिर्फ धार्मिक साहित्य में देख लिए हैं कौन कौन सा? ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम दो तरह से देखें, एक बौद्ध साहित्य, एक जैन साहित्य। इसमें आ गया बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद। बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्नो और बुद्ध चरित ETC से हमको क्या पता चल जाता है? क्या पता चल रहा है? तो हमारा बौद्ध साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में पता चला। साहित्यिक स्रोत से ये प्रमाणित होता है ऐसे। अब जैन साहित्य में लिखेंगे कौन कौन सा? परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। अब आपका हो गया, उसके बाद हो गया। अब सेकेंड वाला में हमको कौन बच गया है? लौकिक साहित्य, यही ना बच गया। साहित्य दो ही तरह से ना है, एक धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक में कौन आ गया? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में देखेंगे, पहले ब्राह्मणोत्तर साहित्य में देख लिए हम लोग कौन कौन सा? तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम लोग देख लिए किसके बारे में? तो बौद्ध और जैन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में कौन कौन? पूरा प्राचीन से कहियो क्वेश्चन आ जाएगा, नीचे वन दे दीजिएगा। कल कौन लिखा है? तो इतिहास राजतरंगी कश्मीर का इतिहास कौन लिखा है? तो ये सिर्फ एगो पॉइंट बिंदु है, साक्ष्य। इसके बारे में अंदर पढ़ेंगे जाके, समझ गए? तो यहाँ से हो गया आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगी, पनिनी का अष्टाध्याय और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। मालविगी मित्रम, ऐसा नाम रखता है। कालिदास ना, कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ कालिदास को? दिल टूटा है तो मजाक लगता है? कैसे मिला है? कालिदास को कैसे ज्ञान है? कैसे मिला गया? कैसे मिला है? मंदिर में गए थे तब मिल गया। न सब तरह से कहानी, लौकिक कथा रहता तो पता नहीं चलता। भगवान प्रकट हुए, वरदान दिए। देखिए उसका कहानी एक है कि कहता ना कि नाल काटते रहते हैं, तो उनको जैसे कि एक सुंदर स्त्री रहती, राजकुमारी रहती है लड़की, उसका नाम भूल गए, कुछ नाम रहता है, कुछ कोई नाम है, स्त्री का ध्यान ना आ रहा है। तो उनको है ना से जैसे ही कालिदास जी रहते हैं, तो कालिदास वो लड़की जो गुरु से सीख रहते हैं ना, वो अपना गुरु का अवहेलना कर देते हैं।
मतलब गुरु जैसे कि प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, सुंदरता भी रहती है और ज्ञान का भी घमंड आ जाता है कि क्या है कि जिस गुरु से सीख रहा है उसी को क्या कर देता है, मजाक बना देता, उड़ा देता है। मतलब उससे शब्द का प्रयोग, मतलब कि मजाक उड़ाना गुरु का। तब गुरु जैसे ही मजाक उड़ाता है ना, तो वही गुरु का उसको हो जाता है कि हमारे इतना दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, न हमारे जैसी। तो वही गुरु कहते हैं कि हम इसको जो शादी कराएंगे ना, उस सबसे मूर्ख व्यक्ति से, क्योंकि गुरु हम भी गुरु ही हैं, सिखाए हम ही हैं उनको। तब गुरु जाते रहते हैं तो वही गुरु जी देखते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो पेड़ पर बैठे हुए डाल पर, जिस डाल पे बैठे हुए ना वही डाल को काट रहे हैं वही डाल को। तो कहा कि इससे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। यही क्या है, सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति यही है। अब कालिदास के यहाँ जैसे ही गए कालिदास को लेकर के, तो अब कहते कि इस है ना, इस संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति यही कालिदास को दिया कहे। तो कहा कालिदास को कह दिए कहते कि कोई भी कुछ पूछे ना तो तुम सिर्फ 3 गो इशारा करना है, हाँ 2 या 3 कहता है, हाँ कहा कि मुँह नहीं खोलना है, इशारा में ही आपको जवाब देना है, जैसे कि ये वाला और ये वाला हैं। कालिदास जैसे ही गए जो उसने कहा कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यही। तब वो लड़की थी, तब वो कहा करती कि ठीक है हम सवाल का जवाब पूछेंगे। लड़की रहती है ना कि हाँ, उसको लगता है कि हमारे से ज़्यादा कोई ज्ञानी व्यक्ति है ही नहीं, उसके से ज़्यादा कोई सुंदर, 2 गो ज़्यादा घमंड है उसमें अरे उसको लगेगा हम सबसे सर्वश्रेष्ठ। कोई झूठा तारीफ कर देता है तो बाप रे ना, झूठा सच्चा हुआ अलग की बात। तो कल उसको गया सवाल किया। अब सवाल जैसे ही किए तो पहला सवाल क्या था कि ब्रह्मांड को जो है पहले उसके बाद कहे कि ईश्वर कितने हैं, तो वो बोले कि ईश्वर एक ही है। जैसे कि इस तरह से पहले बोले कि पूरा ब्रह्मांड कितने से मिलके बने हुई, तो ऐसे मारेंगे ना थप्पड़ के मुँह लाल कर देंगे। तो वो कहा कि लड़की क्या समझा कि पूरा संसार 5 तत्वों से मिलके बने, 5 भूत है ना, 5 कहा के मारेंगे ना थप्पड़, कुंची पूछ रहा है, इशारा में था कि संसार कितना से बना। तो वो लड़की समझी कहते तो गुरु उसका कहा क्या कर रहा था, गुरु डिफाइन किए, कहा कि सब आंसर हम ही देंगे, गुरु ना हुआ है तू खाली इशारा में करना। तो कहा कि ऐसे मारेंगे थप्पड़, तो कहा कि वो इतना बुद्धिमान है कि आपको बिना बोले पूरा आंसर दे देंगे। कालिदास दिया तो कहा कि ठीक है, हम कहे मारेंगे थप्पड़ के मुँह लाल कर देंगे। लड़की गुरु जी समझते क्या कर रहे हैं, तो लड़की कहा कि कह रहे हैं कि पूरा संसार 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। लड़की कहा कि सही सत्य बात है। उसके बाद कहा कहते ईश्वर कितने हैं जो तो वो इसे कहा कि मारेंगे ना फैंट। तब कहा कि ईश्वर 5 से मिलके एक, जो 5 तत्व को संचालित करता है वो 5 एक मुट्ठी एक ही ईश्वर। वो कहा कि कहते रुद्र कोई कुछ नाम है उसको, रूपमती या कोई ऐसी नाम ना धरते हैं। तब वो कहा कहते कि सत्य है कि संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यही कालिदास। अब कहा कि चलिए कालिदास से शादी। कालिदास से जैसे ही शादी हुआ और उसके बाद उसको कालिदास से शादी होने के बाद जैसे ही गए तो कालिदास के बारे में पता चला शादी के बाद कि कालिदास क्या है, संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति। अब लड़की उसको क्या किया कि बहुते उसके साथ अभद्र तहस नहस एकदम पूरा तिरस्कार करके उसको क्या कर दिया, पूरा तिरस्कार कर दिया कालिदास को। कालिदास भागा जंगल की ओर दौड़ते 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 और जा कर के वही जंगल की ओर में पूरा अध्ययन करना चालू किए और इतना पढ़े जा कर के कि दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति का। समझ गए? तो ये भी होता है कालिदास ना रे है क्या है ना, ऐसे हाँ ऐसे सबको दिल तोड़ते रहिए, सब सफल हो जाए ना। कोई मजनू बन के घूमेगा, कोई IAS बन के घूमेगा ना। लेकिन और सफलता के पीछे औरत का हाथ होती तो बा का हाथ रहा होता है, बहन का हाथ रहा। हाँ सबका किसी का भी हाथ हो सकता।
बर्बाद के पीछे वाला हाथ ना कह सकले कि औरत का हाथ होता है बर्बाद हो करने। लिखिए अब हो गया यहाँ तक, चले क्लियर है ना। तब यही कहते हैं कि पॉजिटिव साइड को, इससे क्या अर्थ निकलता है कि आपके साथ कोई भी परिस्थिति आ जाए, अब उसको उस कालिदास के चलते उस लड़की को नाम लिया जा रहा है। आज कालिदास सबसे पावरफुल है कि नहीं, उनको नाम लिया जा रहा है तो कालिदास के मतलब वो अपना लेवल इतना ऊपर ला गए। तो कभी वही कहता है कि जब भी कोई घटना घटित हो तो संसार खत्म नहीं है, ये आपका इनिशिएट क्या है कि चिन्ह आया है ऊपर वाला से कि आपको लेवल उठाना है ऊपर। तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड को पकड़े, नेगेटिव को नहीं। मतलब कोई घटना घटित हुई है तो उससे जल्दी सीखिए। और उसका दो रहा है, एक नेगेटिव की तरफ ले जाता है, एक पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। यही ना, वो दो ही रहना था। एक राह में तू जा करके मरियो जाते कि सही में सबसे मूर्ख आदमी हम हैं, दूसरा में कहे कि हाँ मूर्खता मेरे जीवन में आई है, सब मूर्खे पैदा नहीं, कोई सीखे हुए नहीं थे। हम यहाँ से अब अध्ययन चालू करेंगे। और जिस दिन से जो सीखना चालू कर दे, उस दिन से जितना चालू कर दे, वो सीखना चालू किए, सीखते सीखते पूरा। अब उनका ज़िंदगी में एक ही उद्देश्य रह गया है कि अब सिर्फ हमको पढ़ना है। उससे पहले उनको मालूम नहीं था कि संसार अध्ययन को चुनता है, ज्ञानी व्यक्ति को पसंद करता है। उससे पहले वो तो जी रहा था, बाद में पता चला कि ज्ञान का महत्व। तो जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा, लेकिन इतना ज़्यादा लेट ना कर दीजिए सोते सोते कि सवेरा निकले तो लेट ना हो जाए ना। आगे कौटिल्य का आप देख लिए यहाँ से लौकिक साहित्य में आप कौन देखें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यही ना देख लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद कलहन के राजतरंगिणी, पन्नी का अष्टाध्याय, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकिनी मित्रम। उसके बाद रघुवंशम और वेगदूतम, बाण भट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी आदि। इससे पता चलती है क्या आपका लौकिक साहित्य के बारे में। क्लियर इतना? चले आगे, इतना तक से देख लिया है। अब आपको नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से कौन सा, तो धार्मिक साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य सिर्फ रह गया है, तो अब ब्राह्मण साहित्य को देख लें। आप ऐसे पूरा ग्राफ के तोड़ के बनाइएगा, अट जाएगा, समझ रहा है। यहाँ से हो गया ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में हम लिखेंगे सबसे पहले कौन है, वेद आ गया, ठीक है। यही आ गया आपका ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्नायक, उपनिषद, वेदांत, उपवेद, सदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। समझ गए? यही है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्नायक, उपनिषद, वेदांत, उपवेद, सदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इतना से पता चलता है। तो अब आपको पता चल गया कि ब्राह्मण साहित्य, तो आप कह रहे हैं इतिहास खाली वही ना कि अतीत से बढ़। तो अब पता चल रहा है कितना से जाके प्रमाण लेना पड़ रहा है, कर रहे हैं ना प्रमाणित इतिहास को। इतना चीज़ प्रमाणित करता है इतिहास के सोच के लिए। तो अब हम देखेंगे वेद में क्या क्या है। सो देखेंगे ना वेद कितने तरह के वेद होता है। तो आपका यहीं से बहुत क्वेश्चन हो गया क्लियर। पूरा इतिहास जो आगे पढ़ेंगे कि कितना मंत्र क्या, पूरा एक डायग्राम में पता चल गया ना कि यह पूरा प्राचीन है, यही पूरा प्राचीन है। यही डायग्राम हम पूरा पढ़ेंगे प्राचीन, समझ गए? तो ये आपका रोड मिल गया, मैप ना मिल गया, किधर से जाना है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यही आपका पूरा मैप पता चल गया है। अब खाली एक चित्र भी आपका हो जाएगा दिमाग में कि यह प्राचीन है। वैसे नहीं पता चल रहा क्या प्राचीन कौन मिडाइवर। तो एक डायग्राम रहेगा आपके पास, यह है प्राचीन इतिहास। चलेंगे वेद में लिखिएगा अथर्ववेद। यही वेद है चार तरह के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से हमको पता चलता है। ईटीसी ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय, कौशिकी, गोपद और ईटीसी। अर्नायक देख लेंगे। उपनिषद में आ जाता है कौन कौन, छंदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद वेदांत, वेदांग में आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण।
वेदांग में आ जाता है शिक्षा, कल्प और व्याकरण, रामायण और महाभारत। उसके बाद कौन हो गया? पुराण। यही आपको हो गया स्मृति। समझ गए? तो आपका अब देखेंगे कौन कौन सा ना दिखाई दिया था इतना चीज, ठीक है ना? दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कि कम? ठीक है, देखेंगे यहाँ धार्मिक साहित्य वाला में देख लिए कौन सा साहित्य आपका है? ब्राह्मण साहित्य, यही ना देखे हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में हम लोग क्या क्या देखे? ब्राह्मण साहित्य में होता है वेद, जिससे साक्ष्य पदार्थ चलता है। तो कौन कौन होता है? वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आर्णायक, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद वेदांग, उसके बाद उपवेद, उसके बाद सदर्शन, उसके बाद महाकाव्य, उसके बाद आपका पुराण, उसके बाद स्मृति। इतनी से पता चलती है हमको। अब इस ब्राह्मण साहित्य वेद में कौन कौन वेद होता है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, उसके बाद कौशतकी, उसके बाद गोपद, इटिसी। अर्नायक में देखे कौत्रीय अर्नायक, मैत्रियानी और ऐत्रेय। उसके बाद उपनिषद में देखे छंदोग्य उपनिषद, कट उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद वेदांग में देखे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद उपनिषद। उसके बाद उपवेद में देखे आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद। मतलब कि वेद हुआ ना, तब वेद का अब उपवेद है। समझ गए? यही उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, उसके बाद गंधर्व वेद और उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद शिल्प वेद। उसके बाद हम लोग देख लिए क्या? उसके बाद सदर्शन, सदर्शन में हम लोग देखे कौन कौन? उसके बाद देखे संख्या, योग, न्याय और उत्तरी मीमांसा। ये आपका होता है कौन सा? सदर्शन। उसके बाद देख लिए पुराण। पुराण में हम लोग देखिए कौन कौन होता है? कुल 18 पुराण है। कितना पुराणों की संख्या? 18, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे तो अब हमारा पुराण के आगे कौन सा आ जाएगा? स्मृति। स्मृति में हम देख लिए स्मृति। स्मृति में देखें मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इससे इतना से पता चलता है ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ठीक है, तब यही आप कहें सर जी सनातन धर्म, इतना गौरव करता भूल जाते ना। ठीक है, चले आगे। क्लियर है ना? चलिए अब हम चलेंगे किस पर? विदेशी आक्रमणों के विवरण पर। इतना तक क्लियर, मिटा दे सबको, अभी सब खत्म है। हाँ, पूरा तात्विक हो गया, हमारा साहित्यिक स्रोत भी हो गया। अब हमको विदेशी यात्रियों का विवरण देखना है। विदेशी यात्रियों का जो कल तन का हम लोग चर्चा किए होंगे सिकंदर के बारे में। यूनान और रोम। दूसरा आक्रमणकारी है चीन। और तीसरा कोई परेशान ना हो जाए कि बोलने का मौका ना मिलता है ना। यह हो गया यूनान और रोम, चीन। तो जो विदेशी आए वो भी जिस इसके काल में तो इतिहास लिखे ना, तो उस पत्री से पता चले। तो यहाँ पर ये है ना, जो विदेशी आक्रमण आता है उसके इतिहास से सत्य पता चल जाता है। क्योंकि जो राजा के काल में तो हमेशा राजा को कोई खराब लिख सकता है, तुरंत चढ़ा देगा ऊपर ना। था जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं तो वही इतिहास में होता है कि जिसके अनुकूल लिखा है ज़्यादातर उसी के समर्थन में हो गई है। तो कभी कभी यही विवाद हो जाती है कि इतिहास निष्पक्ष नहीं है।
ये एक तरफ झुकाव कर रही थी, फिर बाहरी आक्रमणकारी को जब मिलाया जाता है तो उस दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकालते हैं ना कि ये आलोचनात्मक है, तो दोनों को निष्कर्ष जब निकाला जाता है तब पता चलता है कि नहीं, राजा का ये भी एक चरित्र है। समझ गए? तो वही उससे भी पता चलता है। तो विदेशी आक्रमणकारी से इतिहास के शख्स की जानकारी मिल जाती है। टॉलेमी और हेरोडोटस, यूनान के ही थे ये। अरिस्टो, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, बतूता, यही आपका हो गया विदेशी यात्री। विदेशी यात्री का विवरण से हमको पता चलता है क्या है, यूनान एवं रोम, चीन, अरब और यूनान में एवं रोम के कौन कौन थे, तो मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडेटस और अरिस्टोबुलस, ये क्या थे। अब कन्फ्यूजन भी ना होगा आपको कि कौन कहाँ का है, क्वेश्चन में सब अलग अलग डायग्राम पर पूरा समझ में आ रहा है। तो यूनान एवं रोम, मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस और अरिस्टोबुलस, ये सब कहाँ के थे, यूनान एवं रोम के लिए थे जो आए भारत। उसके बाद चीन के थे विदेशी विवरण कौन, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, जिसमें नौ की मात्रा ज़्यादातर आता है। इस हेनसांग लगता है ना, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, ये तीनों चीन के यात्री थे। अरब के समय में अरब के जो आक्रमणकारी और अरब के जो विदेशी यात्री थे वो थे अल-ब्रूनी, सुलेमान, अल-मसूदी और इब्न बतूता। ये सब हमारा हो गए अरब का, कंप्लीट है। तो यही आपका पूरा खत्म हो जाता है प्राचीन का इतिहास। समझ गए? यही पूरा है प्राचीन का इतिहास। कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए 3 स्रोत की आवश्यकता होती है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, मुहर। साहित्यिक स्रोत में देख लिए दो क्या है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य, और एक क्या था, लौकिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग देखे पूरा वेद, वेदांग, ये उपनिषद, अरण्यक, ये सबको। उसके बाद आप देख लिए कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मण के बाद के साहित्य 2, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद अब हम लोग देखें कौन सा, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में देखे थे कौटिल्य, क्या है कि उस काल में जो लिखी गई थी, तो जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सब वो सब लौकिक साहित्य के बाद था। उसके बाद हम लोग देख लिए थे क्या, लौकिक साहित्य के बाद विदेशी यात्रियों का विवरण से तो पता चलता है। तो विदेशी यात्री 3 तरह से थे, यूनान, रोम, चीन, अरब, तीनों आए प्राचीन इतिहास में। मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस, अरिस्टोबुलस, ये ईटीसी यूनान के। चीन के थे फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। अरब के थे अल-ब्रूनी, सुलेमान, अल-मसूदी और इब्न बतूता। यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट है कौन सा, इतिहास के यही पूरा चीज़ अब आगे पढ़ना है। समझ गए? नेक्स्ट अब टॉपिक लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं? अब जो पॉइंट सब है जिससे इतिहास की पता चलती है, अब उस शब्द के बारे में जानेंगे। मिटा दे। पुरातात्विक स्रोत, तात्विक स्रोत से हमको क्या मिलती है, इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तब पहले ही हम कह दिए थे कि क्या है, इतिहास क्या है, कि इसके हमको प्रमाण देना पड़ेगा। तब इतिहास पूरा तत्व जब साक्ष्य खोद के निकालते हैं तो उसे क्या पता चलती है, प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तो इस प्रामाणिक जानकारी में जो पुरातत्व स्रोत से हमको साक्ष्य प्राप्त होता है उसमें क्या क्या मिलती है, अभिलेख, स्मारक, उसके बाद चित्रकला, उसके बाद मूर्तियाँ, उसके बाद सिक्के, है ना। अभिलेख, स्मारक, चित्रकला, मूर्तियाँ, सिक्के, यही मिलते हैं। ये सब क्या है,
प्रामाणिक जानकारी देती है इतिहास का, तो ये कौन स्रोत है? पूरा थोड़ा जैसे तन को घचमच होता है ना तो चिड़चिड़ा जाती, जैसे घर बोल देती है कि ना, चिल्ला के बोल देती है ना, मम्मी को बहुत चिल्ला के बोलती हूँ, चिड़चिड़ा मन पता चल जाता है हमको, तो कैसे कैसे दिख भी जाता है, लेकिन कितना आदमी को बोलते नहीं रहते। ठीक, मन अति करिएगा, ध्यान, पैसेंस बहुत ज़रूरी होते हैं आगे की, उससे बहुत अच्छा दिमाग चलने लगे, समझ गए। चिड़चिड़ा में होता है कि जब आप यहाँ ना है, जब पेपर देने जाइएगा ना तो आपको घबराहट बहुत हो जाएगा, डर लगता होगा कि कैसे एग्जाम देंगे, आता हुआ कुछ लगेगा सही टिक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। इसी हम सिखा देते हैं पहले, क्योंकि आपको बहुत अच्छा हम तैयारी करवा भी दिए, लेकिन कभी कभी किसको क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कि पेपर देने में उसका पैसेंस कंट्रोल नहीं कर पाता था। हाँ तो वही ना आपको कहने चिड़चिड़ा आपका मन, तब ना हमको पकड़ में आ गया, बोलने से पता चले कि इसका घबराहट बहुत, जैसे तुरंत फंसता होगा ना पेपर में, इन घबरा बहुत जाती हो, डर इसको लगता होगा, सहियों को कुछ होता होगा, गलती मार रहा है कि सही स्पष्ट पता नहीं चलता, तो थोड़ा ध्यान करिएगा, कंट्रोल, मन धीरे धीरे शांत होगा ना, तो ये सब काम करता है पेपर 2 घंटा बनाने में। ये पूरा एक्सर्जी हमको 2 घंटा के लिए है वहाँ एग्ज़ाम के हॉल में, तो हम इतना प्रिपेयर कर लिया, हथियारे हुआ उपयोग ना कर पाएंगे तो गड़बड़ ना जाएगा। तो थोड़ा इसीलिए थोड़ा सुबह सुबह उठिए और ध्यान करिए, इससे थोड़ा माइंड शांत रहेगा, तो डिसीजन लेने में बनता है। टिक वहाँ पे सही से आप रिवाइज कर पाइएगा पूरा क्लास, इस सब को, नोट्स को, ना तो गुस्सा तुरंत आ जाएगा, चिड़चिड़ा मन, तब हंस दीजिएगा, जी है दूर हटा है ना आ रहा है, ये चिड़चिड़ा मन है, तो इसको शांत किया जाता है प्रिपरेशन के दौरान। प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बहुत चीज़ बैलेंस से बनाना पड़ा है। क्या नाम है सर? मार्टिमर सर, मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहे कि जो हमारा क्या है, जो पूरा तत्ववेता है, वो पूरा तत्ववेता सिर्फ किसको, वस्तुओं को सर मार्टिमर व्हीलर क्या करता है, वस्तुओं को ही खोजता है, समझ गए, सिर्फ वस्तु को ही खोदता है, क्या सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं खोदता है, ये किसको है, तो ये मनुष्य को भी, मतलब क्या है, मानव, मतलब जो वस्तु के अफसोस, मानव है ये, तो ये जो मानव है तो ये क्या कर रहा है कि सिर्फ वस्तु को ही नहीं खोदता है, मतलब जब वो पूरा तत्व सोच खोल करके उसके साक्ष्य को पता चलाता है, तो जो हमारा उसमें क्या साक्ष्य वस्तुएं पता चलती है, उस वस्तु से उसका उपयोग करने वाला मानव भी पता चलेगा ना कि कितना काल पहले सभ्यताएं थी। इसका जो खोज किया तांबा कनाल का, जो भी जैसे सभ्यता का, तो इसमें मानव की स्थिति कैसी थी, मानव थी, तो अब उसे पता चलेगा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक उसका क्या था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, हुआ ना। तो कहा कि जो वस्तु को खोद रहा है, सर मार्टिमर व्हीलर कहे, वो सिर्फ वस्तु को ही नहीं, वो मानव को भी खोद के निकाल रहा है। तो आया ना यहाँ पे इतिहास आएगी ना कि मानवीय की प्रवृत्ति घटनाओं को उसमें प्रदर्शित करेगी, तो घटना पता चलेगा ना मानव से जुड़ करके, तो यही हमको पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब लिखिएगा गार्डन चाइल्ड, लिखिए नेक्स्ट। नींद आ रहा है, मुंह रूट देते हैं पूरा से, उसको खोल ही के रखना है जब तक क्लास चालू है, फिर खोलने के विद्यालय का गायब हो जाता है आपको। यही एगो प्रोसेस चलता है, किताब खोल के नहीं रखिए ना तो शैतान आके पढ़ के भाग जाएगा, लेके चल जाएगा ना रे। एक सिस्टमेटिक है कि आप ढंग से रखें किताब को, इज्जत सम्मान से। तो आप अभी तब लिखिए ना, फिर बंद कर लेंगे, फिर कहेंगे लिखिए तो खोलिएगा। लिखिए गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड इससे भौतिक अवशेष से ही हमको क्या पता चलती है, भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव क्या करता है, जो क्रियाकलाप कहा कि गार्डन चाइल्ड ने कहा कि जो उसकी भौतिक अवशेष होती है, जो दबा हुआ है ना पूरा तत्व के स्वरूप में, तब पूरा तत्व के स्वरूप में जो भौतिक अवशेष दबी हुई है नीचे, जब पूरा तत्व के द्वारा जब उसको क्या हुआ कि वो भौतिक स्वरूप को, भौतिक मतलब समझे ना फिजिकल,
टच करेगा ना, भौतिक है हमारा, फिजिकल है। मतलब केमिकल मतलब जो अंदर का हो गया, रासायनिक रूप में रहेगी। तो भौतिक मतलब जो अवशेष प्राप्त हुआ वो हमारा भौतिक स्वरूप में है, यही ना होगा। तो जो हमारा भौतिक अवशेष के रूप में नीचे से निकलती है तो वो किसको दर्शाता है? मानव क्रियाकलाप का। मतलब मानव जो कार्य की है उस सभ्यता में, या जो मानव का क्रियाकलाप का जो अवशेष है, वही अवशेष से हमको पता चलता है क्या, कि वो एक पुरातात्विक स्रोत है इसकी प्राचीन इतिहास को जानने, यही ना हो गया। तो यही हमको इससे स्पष्ट पता चल गया। अब एक और को लिख लेंगे, बीबी लाल। तो बीबी लाल जी के कहने का मतलब क्या है कि बीबी लाल कहें कि पुरातत्व जो है, पुरातत्व जो है ये पुरातात्विक स्रोत जो हमको बताता है वो क्या बताता है? तो ये बताता है कि क्या प्राचीन इतिहास में हमारा अतीत, मतलब प्राचीन मतलब क्या हो गया? अतीत। तो अतीत में किसकी बताती है? मानव संस्कृति के बारे में। यही बताती है। कहा कि बीबी लाल जी के कहने का मतलब था कि पुरातत्व वो स्रोत है जो मानव को क्या बता रही है? अतीत को बता रहा है कि अतीत की मानव की संस्कृति कैसी थी, वही उससे स्पष्ट पता चलता है पुरातात्विक स्रोत। कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत के मानव संस्कृतियों को क्या करती है? व्याख्यायित करती है। यही ना बता रहा है कि जो व्याख्यायित करता हो, इसी के बारे में बताया। तो यही आपको अब आ गया क्या, कि जो प्राचीन इतिहास था हम पहले ही बता दिए थे हेरोडोटस के लक्षण में, हेरोडोटस के हिस्टोरिका नामक किताब में, कि मुख्य रूप से ये जो इतिहास का लक्षण दिखा रहा है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। तो यही सब बात को ये सब राइटर आके कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, जो उनको लक्षण से पता चला था पीछे से। तब वही टर्म को उसको दिया गया मुख्य रूप से इतिहास की मुख्य सोर्स के। तो कहते ना कि वो सबको बता दिए वो हेरोडोटस जी, उसी को बात करो फिर से जो है सब अपना अपना ठस अलग अलग दे रहे हैं कि भौतिकी स्वरूप है तो सांस्कृतिक स्वरूप है, तो बताया यहाँ पे। तो यही स्वरूप को अब 3 को हम देखें मुख्य रूप से राइटर को लिए, जिसमें से कहा कि और सारे राइटर दिए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 राइटर को लिए जिसकी मान्य होता है। एक सर मार्टिमर व्हीलर को लिए, तो उसने क्या कि वस्तु सिर्फ वो नहीं खोदता है, वस्तु खोदने के बाद वो क्या खोद रहा है? मानव को भी खोद रहा है। मतलब मानव को भी, जब वस्तु निकली तब मानव को भी पता चलता है कि मानव उस समय कैसी स्थिति में था, कैसी अवशेष में थी, जिससे मानव को भी पता चलता है कि वो वस्तु को नहीं खोद रहा है, मानव को खोद रहा है। सेकेंड वाला आए गार्डन चाइल्ड, ये कहा भौतिक अवशेष के रूप में कि भौतिक जो अवशेष पता चलती है उस भौतिक अवशेष के स्वरूप में मानव की क्रियाकलाप, सब मानवीय प्रवृत्ति से जुड़ी इतिहास। तीसरा वाला में आ गए बीबी लाल जी, वो कहे पुरातत्व स्रोत। तो वो कहा पुरातत्व स्रोत के रूप में क्या है कि अतीत मानव संस्कृति को व्याख्यायित करती है। मतलब जो अतीत में घटना घटित हुई है, जो अतीत में मानव की जो संस्कृति थी, वो मानव संस्कृति के व्याख्यायित कौन करता है? तो पुरातत्व स्रोत करता है। तो आ गया आपका पूरा जानकारी यहाँ से कि पुरातत्व स्रोत होता क्या है, पता चला ना पुरातत्व स्रोत के बारे में। जो देखे थे मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सब पूरा देखे थे ना पुरातत्व का स्रोत। तो यही पुरातत्व स्रोत जो भी खोज रहा है, बाद में किसकी खोज रही है? मानव की संस्कृति से जुड़ जाती है, मानव की उत्पत्ति से जुड़ जाती है, मानव के व्याख्यायी से जुड़ जाती है, भौतिक स्वरूप से जुड़ जाती है। तो अब आपको कहीं से नहीं होगा, अब तो इतना की पॉइंट से पुरातत्व स्रोत में कितनों लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिखिए तो ऑब्जेक्टिव बनाइए तो हो गया कि ना, कहीं भी यूज कर लीजिए आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, पहले क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्थलों की खोज। किसकी खोज की जाएगी? सबसे पहले पुरातात्विक स्थल, मतलब खुदाई होगी तो सबसे पहले पुरातात्विक है ना खोज होने लगा। तो सबसे पहले पुरातात्विक जो भी अवशेष है उस अवशेष को एकत्रित करेंगे और वही अवशेष। तो अभी जो
ये हो गया। अभी आपका जो डिसीजन अन्वेषण पूरा सबसे पहले खोज होगी तो पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती है कि यहाँ पे जो कौन सा स्थल है जहाँ पे पुरातात्विक अवशेष होता है ना कोई स्थल, वो कि जो ऊपरी सतह पहले तो खोदेंगे तो अवशेष खोदते चलेंगे। जैसे ये है तो इसको खोदेंगे तो पहले यही स्थल ना आएगा, ऊपरी परत ना आएगा, तब ना नीचे की परत की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आए नीचे के परत की ओर बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं। तो कहा जो ऊपरी परत है वो ऊपरी परत का जब अवशेष खुदाई होती है तो सबसे पहले ऊपरी परत की थोड़ी खुदाई पर ऐसे वस्तुओं का मिलना जो वर्तमान में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तब उसके नीचे के स्तर तक के पहुँचे। क्या है ऊपरी सतह पर की खुदाई के बाद उसके अवशेष से क्या हो रहा हो, वर्तमान में क्या है, उपयुक्त नहीं हो रहा हो, उपयुक्त नहीं हो रहा। समझ गए। खोज में क्या पता चल गया कि जो अन्वेषण खोज है पुरातात्विक स्थलों की सबसे पहली खोज जाती होती है, उसके बाद ऊपरी सतहों पर की खुदाई की जाती है जो क्या है वर्तमान में उपयुक्त नहीं, वर्तमान में ऐसे वस्तुओं का मिलना जो वर्तमान में उपयुक्त, यहाँ से जो वस्तुएं मिली जिसको क्या हो रहा हो, वर्तमान में उपयुक्त नहीं हो रहा। यही बात आपको कह रही है। उत्खनन खुदाई में देखेंगे बहुत क्षैतिज खुदाई दो तरह की होती है। एक लंबवत खुदाई होगी, मतलब कि लंबवत मतलब छोटे से जब क्षेत्र को कोई अति पुरातत्व खोज से पता करना हो तो डायरेक्ट एक लंबा खोदा नीचे की ओर, उससे अवशेष पता चल गई। कभी एक बड़ा सभ्यता की खोज करना, जैसे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी, तो उसमें पूरा लंबा क्षैतिज खोदाई होगी क्योंकि पूरा पता करना है। तो वही हो गया लंबवत। क्या होगा कि एक लंबवत हो जाएगी, डायरेक्ट खोज हो गई एक छोटा सा ही स्थल को। तो लंबवत में होता है छोटा स्थल की खुदाई और क्षैतिज में होती है विस्तृत क्षेत्र का। कौन सा, इसमें होगा छोटा सा का और इसमें क्या होगा क्षैतिज में विस्तृत, मतलब विस्तृत क्षेत्र। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता ये सब की खुदाई हो जाएगी, वो हो जाएगा क्या क्षैतिज वाला में, और छोटा वाला में हो जाएगा उसमें लंबवत खुदाई होगी। ठीक है, क्लियर है।